हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में वायुमंडल की संरचना पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। देखिए, वायुमंडल की संरचना में नीचे से क्रमशः हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इसके ऊपर हो जाता है अंतरिक्ष। अब ये जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इसी 5 मंडलों में वायुमंडल के जो संरचना है वो निर्भर करता है। जिसे ट्रोपोस्फियर, इसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, इसे बोला जाता है सममंडल। देखिए, इसको लिखने का मतलब ये है कि कई बार एग्जाम में ट्रोपोस्फियर देवनागरी लिपि में दे देता है, और क्षोभ मंडल देगा ही नहीं। तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। 2018 के पीसीएस में ऐसी स्थिति में 2 प्रश्न जिसके सही हुए थे दोनों हुए थे, और गलत हुआ था तो दोनों हुआ था। इसीलिए दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके चलिएगा। क्षोभ मंडल, सममंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। अब एक पृथ्वी को जिस तरह से आपने देखा है, अंडाकार पृथ्वी, गोल पृथ्वी, जो आपके दिमाग में इमेज है, उसी इमेज को यहाँ पे उतारना है आपको। बशर्ते कि ये देख लेना है कि हमने एक गोल इमेज को ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब इसी को मैंने केवल क्या किया है, इसको ऐसे उठाया है और ऐसे उठा करके मैंने केवल खड़े में कर दिया है। तो इस इमेज को आप समझिएगा कि जब साउथ पोल, तो एक पार्ट मैंने साउथ पे कर दिया है और एक पार्ट मैंने कर दिया नॉर्थ पे, और ये बीच में 0 पे करके मैंने इसको यहाँ से कटा दिया है। और हटाने के बाद में मैंने क्या किया है कि यहाँ से ऐसे करके इसको उठा लिया है और उठा के घुमा दिया है। अब ये समझ लीजिए कि ये पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, उस पार्ट को मैंने ऐसे ले लिया है आपको समझाने के लिए। अब ये पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे हम समाहित कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पे आपका दिख गया पूरा विषुवत रेखा। ये स्ट्रक्चर को आपको ये देखना है कि यहाँ पे घास है,
पेड़ हैं, जानवर हैं, ये पृथ्वी की सतह है। पहाड़ पर्वत जितना कुछ आपको दिख रहा है ये पृथ्वी की सतह पे दिख रहा है। ये पृथ्वी के सतह पे आप पेड़, जानवर, पहाड़, सब कुछ जो जितना भी कुछ आपको दिख रहा है पृथ्वी के सतह पे दिख रहा है। लेकिन पृथ्वी के सतह के पास उसके ऊपर वायुमंडल है। अब अगर ऊपर वायुमंडल है तो कौन सी वायुमंडल की गतिविधियां कैसे होती हैं और उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभमंडल सबसे पृथ्वी के सबसे ऊपर है और वायुमंडल में सबसे नीचे है। यानी कि जस्ट हम जो बादल दिखता है हमको, हम यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे इस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। जब हम बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे एक बादल यहाँ पे बना हुआ है, ये बादल हैं, ये सब है पूरा, और जितना भी बारिश कोहरा सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये आपके जो क्षोभ मंडल है इसी मंडल में देखने को मिलेगा। बादल से बारिश होना, यहीं पे आपके और धूल कांट जितना भी कुछ है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी ये जो बेल्ट है इसी के अंतर्गत सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। गरजना, बारिश होना, बादल बनना, संघनन होना, सभी। और सबसे ज़्यादा देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जितनी भी गैसेस आपको वायुमंडल में देखने को मिलेंगी वो सब आपको यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये 2-3 किलोमीटर का एक बेल्ट होता है, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। ये इसका जो क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 8 से 18 किलोमीटर का है। 8 से 18 किलोमीटर का। अब ये ध्रुव है तो 8 किलोमीटर यहाँ है पृथ्वी से ऊंचाई, और 8 यहाँ है, और यहाँ पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे जो ऊंचाई है, ये जो पृथ्वी से ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे सूर्य का तापमान कम पड़ता है, यहाँ पे सूर्य का तापमान ज़्यादा होगा। भाई ध्रुव पे सूर्य का तापमान कम होगा और विषुवत रेखा पे तापमान ज़्यादा होगा। तो कोई भी घटनाएं, अब ये ऐसे मान लीजिए है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे तापमान ज़्यादा है तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। तो ध्रुव पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होता है और विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है। यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई अगर पूछे, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछे तो आपको ये सब नहीं जोड़ देना है, आपको एक जोड़ना है विषुवत का, एक ध्रुव का। यहाँ पे आपका हो जाएगा 26/2, तो 13 दूना 26, यानी औसत आपका 13 किलोमीटर ऊंचाई क्षोभ मंडल की हो जाएगी। जब पूछेगा औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पूछेगा तब आपको 13 किलोमीटर, अदरवाइज ध्रुव पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर का होता है। अब क्षोभ मंडल के रूप में देखा जाए तो जितने भी मौसमी घटनाएं होगी, बारिश होगा, धूल कण जितना भी कुछ होगा वो सब इसी में होंगे। और यही वजह है कि क्षोभ मंडल में
हवाई जहाज नहीं चलते। जो हवाई जहाज आपको दिखता है इतना बड़ा सा कि जा रहा है, वो इतना बड़ा सा दिखता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है। वो सही मायने में कम से कम 2 बड़े बस के आकार का होता है। जो हमें इतना बड़ा दिखता है वो आयन मंडल में चलता है, समताप मंडल में ओजोन लेयर के बीच में चलता है। अब ये क्या है? ये यहाँ पे है 15 से ओजोन लेयर जो है वो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। अब यहाँ से देखा जाए 15 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर की ये जो 2 पेटियाँ आपको दिखेंगी, ये तो यहीं पे ओजोन लेयर रहता है। ओजोन लेयर यहाँ पे होता है। समताप मंडल में कोई भी गतिविधि अन्य नहीं होती है, गतिविधियाँ शांत होती हैं। समताप मंडल में शांत गतिविधि होने के कारण वहाँ पे कोई हलचल नहीं होता है, समान ताप होगा, किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पे तूफान नहीं आएगा, और समान ताप होने के कारण समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए जो हवाई जहाज है वो इसी मंडल में चलता है। और जब हवाई जहाज चलता है तो इससे कुछ हानिकारक गैसेस निकलती हैं और ये गैसें ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन इतना ही काम नहीं करता है। ओजोन क्या करता है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये कहाँ से आएंगी? ये सूर्य देवता से आएंगी, और ये जब यहाँ पहुँचेंगी तो ओजोन यहीं पे रोक देगा, कुछ को इसे वापस कर देगा, भाई यहीं पे रुक जाओ तुम। जो अच्छी अच्छी हवाएं होंगी उनको भेज देगा छान के, यानी कि ये छलनी का कार्य करता है, छलनी का कार्य करता है। और छान करके हमें जो धूप देता है वो हमारे लिए उपयोगी होता है और विटामिन डी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर मान लीजिए ओजोन लेयर नहीं होता तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये हम पर सीधे आती और हमें कैंसर, चर्म रोग और अन्य हानिकारक जितने भी प्रकार के, वैसे रोग तो सारे हानिकारक होते हैं, लेकिन इसके वजह से कई अन्य रोग की उत्पत्ति हो जाती। तो कौन हमें रोकता है? हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है कौन? ओजोन लेयर। और ये जो समताप मंडल का ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है समसीमा, समताप सीमा, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा, और इसे कहा जाएगा अभी मध्य सीमा। ये हो जाएगा मध्य सीमा। इसकी ऊंचाई समताप की 50 किलोमीटर पूरा होता है। यहाँ भी 50 किलोमीटर पे होगा, यहाँ भी 50 किलोमीटर पे होगा, और यहाँ भी 50 किलोमीटर पे होगा। यानी जो समताप मंडल है, समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुव हो या विषुवत हो, दोनों पे समान होता है 50 किलोमीटर पे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि जिस तरह से क्षोभ मंडल पे जो क्षोभ सीमा है इसकी ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पे है? तो सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत पे है, क्योंकि विषुवत पे 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, और न्यूनतम कहाँ पे है? ध्रुव पे है। कितना है? 8 किलोमीटर।
यानी क्षोभ सीमा की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत पे है 18 किलोमीटर पे, तो न्यूनतम है 8 किलोमीटर ध्रुव पे। तो यहाँ पे अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे तो 18 वाट का बात थी, औसत जो है वो 13 किलोमीटर का है, लेकिन समताप मंडल में तो पृथ्वी से सीधे ऊंचाई 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, मतलब कि नॉर्थ पोल पे भी 50 है, साउथ पोल पे भी 50 है और 0 डिग्री अक्षांश पे भी 50 है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि समताप मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पृथ्वी से कहाँ पे है, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है, तब आपके दिमाग में आएगा, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए ध्रुव पे, ऑप्शन बी विषुवत पे, ऑप्शन सी मकर या कर्क पे, और ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तब आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कहेंगे हैं जब पूरा बराबर है तो ये प्रश्न बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछा गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जैसे आप करेंगे आपका सीना एकदम 75-80 इंच फूल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो कोई के बापों ने गलत के पी हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं और किताब से पढ़े हैं, एनसीईआरटी में पढ़े हैं। ऐसे बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हो जाएगा गलत। यानी सर्वाधिक ऊंचाई ध्रुव पे है। अब दिमाग में आएगा ये कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये 8 किलोमीटर है क्षोभ मंडल, ये 18 किलोमीटर है क्या विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल, और ये 50 हो गया। अब 50 में से 8 निकालेंगे, 50 में से -8 करेंगे तो यहाँ बचेगा 42 किलोमीटर, और 50 में से 18 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 32 किलोमीटर। तो समताप की ऊंचाई सर्वाधिक क्षोभ मंडल से ध्रुव पे होगा, क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल से पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न जब आएगा, तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई ध्रुव पे है और न्यूनतम ऊंचाई विषुवत पे है। न्यूनतम 32 किलोमीटर है और अधिकतम 42 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी से समताप मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ है, तब आपका ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तब आएगा क्योंकि पृथ्वी से 50 किलोमीटर पे बराबर पे है, लेकिन क्षोभ मंडल से ध्यान रहे। तो प्रश्न घुमाने के लिए और प्रश्न के लिए बुझाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। यानी कि जो समताप मंडल है यहाँ पे क्या होता है, जो बताना था, समताप मंडल में जब किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होता है, अबाध रूप से जहाज़ें आ जा सकती हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादातर एरोप्लेन, जहाज़, ये सब समताप मंडल वाले बेल्ट में चलती हैं। और इसका नुकसान होता है जब यहाँ से गैसेज निकलती हैं तो ओजोन लेयर का नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि दिमाग में ये मत लाइएगा कि ये यहाँ पे चलता होगा, ये यहाँ पे चलता है। जहाज वहाज ये जो है ये क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर और समताप मंडल में चलती हैं, और इसी के गैस की वजह से इसका नुकसान होता है। तीसरी सीमाएं हैं मध्य सीमा, मध्य मंडल, और ये मध्य सीमा कहलाता है। अब देखिए यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो जैसे जैसे पृथ्वी से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान गिरता है।
प्रत्येक 1000 मीटर जाने पर 1.6 डिग्री तापमान गिर जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तापमान में कमी आएगी, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे तापमान शून्य हो जाता है, और ये वही स्थिति है कि समझो समताप मंडल है, समताप मंडल के 50 किलोमीटर के लेयर तक आते आते पहले क्षोभ मंडल में तो बढ़ता है, ध्रुव पे -45 डिग्री हो जाएगा, -45 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पे -80 डिग्री हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर विषुवत रेखा पे तो सूर्य सीधे टपकता है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति क्यों? तो एक प्रक्रिया है रुद्धोष्म प्रक्रिया, और संवहनीय प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा। इस प्रक्रिया से तो बारिश होता है विषुवत रेखा पे, सुबह से जब होगा तब धूप आएगा, उसके बाद क्या होगा कि हवाएं उठने लगेंगी दोनों तरफ से, विषुवत रेखा पे हवाएं उठ के एक बादल बनाएंगी, और जैसे ही बादल संघनन रूप में संतृप्त हो जाएगा बारिश होने लगेगा। तो ये विषुवत रेखा की विशेषता है, हर रोज बारिश होता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान का बढ़ना घटना ऊंचाई के साथ साथ होता है, तो उस रूप में जितना भी ऊंचे बढ़ते जाएंगे तो विषुवत रेखा पर जितने भी पर्वत हैं उनमें बर्फ पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे -80 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता है। समताप मंडल में तापमान 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में जाने में तापमान बढ़ने लगता है। ध्यान रहे, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान गिरेगा, एक सिंबॉलिक रूप में देख लीजिए। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे यानी हाइट पे टेम्परेचर गिरेगा। समताप मंडल में हाइट पे जाने पर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब -80 से ऊपर जाएगा तो बढ़ना शुरू होगा, तब तो एक समय पे 0 हो पाएगा। भाई 0 होने के लिए मान लीजिए आपके पास में बैलेंस 0 है, पहले आपके पास आप -100 रुपया हैं, किसी 100 रुपया कर्जा लिए हैं, तो पहले 100 रुपया कमा के कर्जा पाटेंगे तब तो आपका बैलेंस 0 होगा। तो इसलिए तापमान बढ़ना शुरू होता है और समताप मंडल में 0 हो जाता है। उसके पास फिर मध्य मंडल में तापमान गिरने लगता है, फिर गिरता है तापमान, तो -85 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। और उसके बाद में आयन मंडल और बाह्य मंडल में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल में 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, और बाह्य मंडल जो 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे है वहाँ 5,568 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। यानी फिर यहाँ पे जाने में तो दिक्कत होगी। तो ध्यान रहे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर जरूर इतना भयंकर हो गया है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल यानी वायु विरल हो गई है। विरल का मतलब कम हो गया है। वहाँ पे जितना घनत्व वायु का नीचे मंडलों में है उतना ज़्यादा आयन या बाह्य मंडल में नहीं है। तो अगर आप अंतरिक्ष में जाते भी हैं, 10,000 किलोमीटर के ऊंचाई जाते भी हैं, तो इतना जो 5,568 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वायुमंडल होता तो इतने में इंसान क्या 100 के ऊपर ही जल जाता, लेकिन इतने में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वायुमंडल विरल है। वायुमंडल विरल हो जाता है, केवल ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ही ज़्यादातर हो पाती है, और जो वजन गैस है CO2 हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो गैसेस हैं वो नीचे ही क्षोभ मंडल में विलीन हो जाते हैं। समताप मंडल में थोड़ा बहुत देखे जाते हैं, उसके बाद में इनको मिलने की संभावना नगण्य हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अरोरा बोरियालिस
और अरोरा ऑस्ट्रियालिस आयन मंडल के चमक को, एक चमक निकलता है यहाँ पे डी लेयर, डी एल एफ, ये सब एक लेयर हैं आयन मंडल में। तो ये लेयर के माध्यम से रेडियो तरंगे पृथ्वी पे आती है। जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, कहीं समाचार पत्र आता है, वायरलेस सुनते हैं, मोबाइल कनेक्शन सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बतिया रहे हैं, वो यहाँ पे आपका घर है, मान लीजिए एक आदमी होनोलुलु में रह रहा है अमेरिका के प्रांत में, और एक आदमी इंडिया में रह रहा है, लेकिन हम इंडिया से फ़ोन लगाए तो पहले यहाँ जाएगा आयन मंडल, फिर टकराएगा, फिर यहाँ पे आपसे बात हो पाएगी। यानी यहाँ पे रेडियो तरंगें पृथ्वी को परिवर्तित करती हैं, यानी आयन मंडल का ये जो है उपयोग होता है। और जो चमक होता है अरोरा बोरियालिस उत्तर में होता है, अरोरा ऑस्ट्रियालिस दक्षिण में होता है। इसके ऊपर जाने पर 10,000 किलोमीटर तक तो वायुमंडल, इसके ऊपर बोला जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उसके बाद सब काला, फिर किसी और का विभक्त होगा। अब यहाँ पे मध्य मंडल से क्षोभ मंडल को कहा जाता है सममंडल। सममंडल का मतलब, क्योंकि यहाँ पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य मंडल से ऊपर वायुमंडल तक कहा जाता है विषम मंडल। यानी सममंडल में कौन कौन आते हैं? सममंडल में आप क्या आएगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और विषम मंडल में कौन कौन आएगा? विषम मंडल में आपके आएगा आयन मंडल और बाह्यमंडल। वायुमंडल तो विषम मंडल में आयन मंडल वायुमंडल होगा, सम मंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल होगा। तो ये आपने देखा कि 80 किलोमीटर पे मध्य मंडल, 400 किलोमीटर पे आयन मंडल और 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल जाना जाता है। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल को, मेसोस्फेयर मध्य मंडल को, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर आयन मंडल को। अच्छा, इसको थर्मो इसलिए कहते हैं टेम्परेचर का आधार बढ़ने लगता है। एक्सोस्फेयर वायुमंडल को इसके नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल में मानव सहित सभी जीव इसी मंडल में रहते हैं। वायुमंडल का कुल गैस भार जो है 75% के आसपास यहीं पे केंद्रित होता है, बाकी बचता है तो ऊपर जाता है। इस परत में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके साथ साथ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि पाए जाते हैं। यानी इसी मंडल में तमाम प्रकार की जो गैसें हैं उनका घनत्व ज़्यादा होता है। वायुमंडल के इसी परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं और इसीलिए इसे मौसमी मंडल भी कहा जाता है। जीवमंडल की विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को यह प्रभावित करती है। इस परत में विक्षोभ और भंवर के प्रभुत्व के कारण इसमें संवहन की व्यवस्था होती है और इसीलिए इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। 1000 मीटर के ऊंचाई वृद्धि पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। निचली मंडल, देखिए निचला मंडल जो होता है, निचला मंडल बोला जाता है 1 से 3 किलोमीटर के ऊंचाई को। तो निचले मंडल में घर्षण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और इसीलिए इसे घर्षण परत भी कहा जाता है।
यहीं पे निचले मंडल में ही तापीय प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है। ये क्या होता है देखिए, तापीय प्रतिलोमन, ये वैसे तो सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पे तापमान में कमी आता है, लेकिन निचले मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो साथ देखिए हाइट भी बढ़ेगी तो साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन इसी को कहा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होगी। जबकि सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः होता है क्षोभ मंडल में कि ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन ये इसके विपरीत है, इसीलिए इसको तापीय प्रतिलोमन बोला जाता है। समताप मंडल, इसकी खोज किए थे टिजरेंस डी बोर्ट। इन्होंने इसका अध्ययन भी किया था और खोज भी किया था। टिजरेंस डी बोर्ट, इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है और संवहनीय धाराएं या बादल, आर्द्रता ये शून्य होता है, मतलब नहीं होता है। इसी परत में ओजोन परत पाया जाता है, जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूँ ओजोन परत का कार्य क्या है। मध्य मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ध्यान रहे, मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, फिर समताप मंडल पे ऊंचाई बढ़ने पे तापमान बढ़ता है, फिर मध्य मंडल पे ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता है तथा इसकी ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर पे ऊंचाई पर तापमान -85 से -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। आयन मंडल, ये अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व होता है यहाँ पे और वायुदाब न्यूनतम होता है। यह मंडल कई परतों में बटा होता है, जैसे डी परत, ई परत, E2 परत, F परत, G परत। अब जो डी परत है ये 80 से 96 किलोमीटर तक होता है। ई परत 96 से 114 किलोमीटर तक होता है और जो E2 परत है, E2 परत 114 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक होता है और उसके ऊपर F और G परत पाए जाते हैं। डी परत या न्यून आवृत्ति वाली तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, भेजती है। इसे यह परत जो है सूर्यास्त के होने के बाद लुप्त हो जाता है। उसके बाद ई परत जो है इसे केनली हैवीसाइड परत के नाम से जाना जाता है, ई परत को। और यहाँ पे अरोरा प्रकाश जो होता है, अरोरा लाइट, उसे देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। यह मध्य और उच्च आवृत्ति वाली तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करती है। यफ परत मध्यम से उच्च आवृत्ति वाली तरंग को पृथ्वी पर भेजती है, यानी कि पृथ्वी पे जो रेडियो तरंगें वापस आती हैं, परावर्तित की जाती हैं, वो डी, ई और एफ परत के रूप में आती हैं। तो डी क्या करता है, ये न्यून आवृत्ति वाली को पृथ्वी पे भेजता है और ई जो है ये मध्य और उच्च आवृत्ति वाली को भेजता है और जो एफ है ये मध्यम और से उच्च आवृत्ति वाली तरंग को भेजता है। अंतिम मंडल है बहिर्मंडल, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बहिर्मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है और यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वायुमंडल की संरचना। मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।